everybody, welcome to the channel again. चैप्टर 3 की वीडियो आपको मिल चुकी है इंडियन इकोनॉमी की। सर अब क्या कराने वाले हो? अब हम करेंगे जी भैया मनी एंड बैंकिंग। ठीक है सर, सबसे पहले क्या करा रहे हो? सबसे पहले भैया जी मनी एंड बैंकिंग कराऊंगा, तो ऑब्वियसली बात है, तो मनी के पहले हम कराएंगे और फिर बैंकिंग करेंगे, राइट? फटाफट से रिवीजन लेंगे और कुछ नहीं करना हमने इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे मेरे हैंड रिटन नोट्स नहीं है, तो सोचिए कि मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी। तो नहीं जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैंड रिटन नोट्स नहीं है ये। ठीक है, एक मिनट रुकिए बेटा। यस, ओके, इट इज दिस वन। मेनू कंफ्यूजन हो रही थी। हाँ जी बेटा। So money, chapter number 5, that is money, and chapter number 6, that is banking, right? So we are starting the chapter money. Okay, बेटा देखो, मनी पहले क्या था और अब क्या है, हमें सिंपल से बात पहले ये जाननी है। ठीक है, देखो, पहले मनी को हमने डिफाइन करा एक थिंग जो कि कॉमनली एक्सेप्ट हो रही थी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब ये इसको हमने डिफाइन करा एज एन इंस्ट्रूमेंट जो हमें चार चीजें सर्व करता है। क्या क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, ओरिजिन की बात करें तो पहले गुड्स को हम एक्सचेंज करते थे गुड्स के लिए, जिसको हमने कहा था बार्टर सिस्टम। मतलब हमारे पास सबसे पहले बार्टर सिस्टम था। मतलब अगर एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, ए पर्सन को चाहिए व्हीट, बी पर्सन को चाहिए राइस, तो ए पर्सन बी पर्सन को दे देगा और बी पर्सन ए पर्सन को। दैट इज कॉल्ड योर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। भैया फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमारे पास आए गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स लाइक दिस। ठीक है, ये इसका एलॉय मेटल कॉइन्स, पतले पतले चांदी के सिक्के आए। बेटा मैं सिंपल रिवीजन करा रहा हूँ, अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप प्लीज मेरी वीडियोस देखिए। और मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियोस देखिए, आप सिंपल सी बात है यही देखिए, इसमें आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। रिवाइज करना है हमने और कुछ नहीं करना, ठीक है ना? तो एलॉय मेटलाइज्ड कॉइनेज के बाद आई हमारे पास पेपर मनी, यानी कि पेपर करेंसी भी कहते हैं जिसको हम। फिर आई प्लास्टिक मनी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक कार्ड लिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर जैसे गूगल पे, पेटीएम वगैरह, ये सारा हमारा इलेक्ट्रॉनिक। फीचर्स की बात करें तो जो हमने मनी की डेफिनेशन पढ़ा वही हमारे फीचर्स हैं। बार्टर सिस्टम मैंने आपको बता दिया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होता है। यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब होता है कि जो गुड मेरे को चाहिए था और जो मेरे पास सेल करने के लिए था, मतलब मैं मान लो मैं एक पर्सन हूँ ए, ठीक है, मैं जो हूँ मेरे को चाहिए व्हीट और मेरे पास राइस है। दूसरा पर्सन है, उसके पास उसको चाहिए राइस और उसके पास व्हीट है। तो ये डबल कोइंसिडेंस हो गया, जो मेरे को चाहिए वो उसके पास है, जो उसको चाहिए वो मेरे पास है। दैट इज कॉल्ड योर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। ठीक है, ड्रॉबैक्स की बात करें बार्टर सिस्टम की, लिमिटेशन कह लो, क्या है? पहली चार है, सिंपल सिंपल। पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ क्या कहती है कि जब दो इंडिविजुअल एक ऐसी पोजीशन में हो उन गुड्स के जो चाहते कि एक्सचेंज करना चाहते हैं अपनी वॉन्ट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। पहले क्या होता था कि ये डिफिकल्ट होता था फाइंड करना कि हॉर्स के काउ के बदले किसको हॉर्स, हॉर्स के बदले किसको काउ चाहिए। तो एक्सचेंज जो था वो बहुत कम होता था, बहुत कम होता था। तो मनी ने क्या करा? मनी ने सेल और परचेज का एक्ट ही सेपरेट कर दिया। मनी ने क्या कर दिया? सेल ऑफ सेपरेट कर दिया किसके एक्ट को? सेल और परचेज को। इसलिए मनी क्या एक्ट करता है? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, पहले क्या था कि यहाँ पे कोई भी कॉमन यूनिट नहीं थी जिसके अंदर हर एक चीज की वैल्यू को हम स्टेट करते थे। तो अगर हम एक कार की वैल्यू को भी स्टेट करें तो हम उसको किसकी टर्म्स में स्टेट करते थे? हॉर्सेस, काउस और बफेलोज की टर्म्स में स्टेट करते थे। सोल्यूशन क्या निकल गया कि मनी की इवोल्यूशन से कॉमन यूनिट दे दिया। अब हम उस कार की वैल्यू को स्टेट कर सकते हैं किसकी टर्म्स में? उसको हम रुपीज की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। डिफिकल्टी हुई इन फ्यूचर और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स के अंदर। अर्लियर जो था कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स डिफिकल्ट थी। अगर हम एक वर्कर हायर करना है वॉल को पेंट करने के लिए तो ये पॉसिबल नहीं था कि अगर हम उसे राइस देना चाहते हैं और वो रेडी है कि वो वीट लेना चाहता है। सोल्यूशन यही निकल के आया इसके अंदर कि मनी ने फैसिलिटेट करा, उसको हम मनी की फॉर्म में पे कर सकते हैं। डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, पहले क्या था? सेविंग जो पॉसिबल थी बाय स्टोरिंग ऑफ गुड्स। फियर था कैपिटल लॉस का, डिफिकल्ट था ट्रांसफर करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, ट्रांसफर एक्सपेंसिव भी पड़ता था। मनी की एवोल्यूशन ने क्या करा कि स्टोरेज और ट्रांसफर इजी कर दी। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं वही मैंने पढ़े हैं, हिंदी में बताइए आप। फिर आती है फॉर्म्स ऑफ मनी। हमारे पास चार तरह की मनी होती है। एक होती है फिएट मनी, एक होती है फिड्यूशियरी मनी, एक होती है फुल डोमिनेट मनी, एक होती है हमारे पास क्रेडिट मनी। तो बेटा देखो, फुल फिएट मनी में क्या होता है? फिएट मनी इज दैट मनी व्हिच इज इशूड बाय ऑर्डर एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट।
ऑर्डर एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट से जो इशू की जाती है वो हमारी क्या होती है, फिएट मनी होती है। ठीक है, पीपल जो होते हैं वो लीगली बाउंड होते हैं कि उसको एक्सेप्ट करने से। क्या, फिएट मनी एक ऐसी मनी होती है जो इशू की जाती है ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट से, पीपल लीगली बाउंड होते हैं एक्सेप्ट करने के लिए। अगर कोई पीपल या पर्सन बड़ा भी कर देता है कि मैं इस मनी को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसको जेल में जाना पड़ेगा और जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ये डायलॉग याद रखना, इससे आपको याद आएगा फिएट मनी। फिड्यूशियरी मनी वो होती है जो एक ट्रस्ट के बीच में, अगर ट्रस्ट है पेयर और पे के बीच में, उसके वे में एक्सेप्ट की जाती है। जैसे कि चेक हो गया, इसका एक एग्जांपल मैंने आपको बीआर भी दे रखा है, 1000 रुपए बता रखे हैं, बीआर इसका याद कर लेना, पेपर में बीआर पूछ सकता है वो। ठीक है, फुल बॉडीड मनी क्या होता है, फुल बॉडीड मनी की ऐसी मनी होती है जहां पर बड़ी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू होती है, जहां पे बड़ी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू होती है, जैसे कि गोल्ड कॉइन। क्रेडिट मनी एक ऐसी मनी होती है जहां पे बड़ी वैल्यू ग्रेटर देन होती है कमोडिटी वैल्यू से। याद कर लेना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका क्रेडिट मनी का, यहाँ से जरूर आएगा, फॉर्म्स ऑफ मनी से एक क्वेश्चन जरूर और जरूर आएगा। तो ये कैसे बनी, एक ऐसी बनी जहाँ पे बड़ी वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन होती है कमोडिटी वैल्यू से, फॉर एग्जांपल पेपर करेंसी। ठीक है, अब आते हैं टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में डिफरेंस क्या होता है। टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट होता क्या है, टर्म डिपॉजिट होता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं जिसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते, और ये विड्रॉ नहीं की जा सकते, तो इसलिए इनको हमने कहा नॉन चेकवेबल डिपॉजिट्स होते हैं। डिमांड डिपॉजिट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होते, इनको हम विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए हमने कहा ये चेकवेबल डिपॉजिट्स होते हैं। एक बात यहाँ पे बता रही कि जो ये सेविंग अकाउंट है ना बेटा, ये सेविंग अकाउंट जो है ये हमारा एग्जांपल है डिमांड डिपॉजिट का। अगर मेरी पहली वाली वीडियो में अगर ये गलत बता दिया है तो आप प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स में भी गलती से यही टाइप हो गया क्योंकि वीडियो के थ्रू नोट्स बनते हैं। मैं जैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा था उसी फॉर्मेट के अंदर जो है ये नोट्स बने हुए हैं। ठीक है ना, तो फिर ये याद रख लेना कि जो सेविंग अकाउंट है वो उसमें मैंने गलती से बता दिया था कि वो टर्म डिपॉजिट का है। सेविंग जो है हमारा वो कौन सा है, डिमांड डिपॉजिट का है, और फिक्स डिपॉजिट जो है वो हमारा टर्म डिपॉजिट का एग्जांपल है। ये एक थोड़ी सी गलती हुई है, क्या मतलब मैंने शायद बताया भी नहीं है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट होता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम पे देखा जाता है। सप्लाई ऑफ मनी होता क्या, ये टोटल स्टॉक होता है मनी का जो हेल्ड किया जाता है किसके थ्रू, पीपल के थ्रू। किसके थ्रू किया जाता है, ये टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको देखा जाता है, कौन से को, सप्लाई ऑफ मनी को। यहाँ पर इसके अंदर ये कहता है कि मैं उन प्रोड्यूसर्स को या उन सप्लायर्स को इंक्लूड नहीं करता, ये डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स। 3 सप्लायर्स या 3 प्रोड्यूसर्स है हमारे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। 3 वो कौन कौन है, पहला है गवर्नमेंट, दूसरा है कमर्शियल बैंक, और तीसरा है हमारा सेंट्रल बैंक। पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई यानी M1 क्या है, इसमें हमने याद करा था इसको किससे, C+DD प्लस OD, सॉरी OD। ठीक है, सी से था हमारा करेंसी विद द पब्लिक, डी से डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद कमर्शियल बैंक, और OD का मतलब था अदर डिपॉजिट विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक द बार्ड, फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट, और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक। ये सारे हमारे क्या है, ये हमारे सारे RBI के अदर डिपॉजिट विद द RBI। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बैंक मनी और क्रेडिट मनी में, दोनों सेम समझ लेते हैं। बेटा बैंक मनी होती है, इट इज द क्रेडिट मनी ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक, यू कैन से चेकवेबल डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक, दैट इज कॉल्ड योर बैंक मनी। हाई पावर्ड मनी में क्या होता है, हाई पावर्ड मनी इज द करेंसी, 3 चीजें होती है इसमें, इसका ये फॉर्मूला है बेसिकली। हाई पावर्ड मनी क्या होती है, जिसमें करेंसी हेल्ड बाय द पीपल आता है, वोल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक आता है, और कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद द RBI आता है। कोड करता है गवर्न नॉन इशू की इंडिया, तो वो है हमारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है, अगर CBSE इजी पेपर बनाता है तो वो यहाँ से क्वेश्चन जरूर डालेगा। क्या कहेगा कि हु गवर्न्स नॉन इशू की इंडिया, सीधा क्वेश्चन पूछेगा। यह कहेगा कि कितने रिजर्व्स होते हैं, तो मिनिमम रिजर्व्स होते हैं वो 200 करोड़ के होते हैं, जिसमें से 150 करोड़ का मिनिमम गोल्ड होता है, और बाकी 85 करोड़ का क्या होता है, फॉरेन सिक्योरिटीज होती है। अदर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में हमारे पास आता है M2 M3 M4। M2 होता है उसके अंदर M1 प्लस डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट आता है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। और M3 के अंदर हमारे पास M1 तो आता है, लेकिन नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक आता है, और M4 के अंदर M3 प्लस टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, अदर पोस्ट ऑफिस आता है, अदर दैट इन द फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के को इंक्लूड नहीं करता है। फॉर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इज नेशनल इनकम इंक्लूडेड इन M4, तो आपका आंसर आएगा नो, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन M4 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, अब कुछ कंसेप्ट है जैसे एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स, ओरिएंटेड मॉनेटरी सिस्टम, या फिर
कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। बेटा देखो, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द कंट्री क्या कहते हैं, ये कहता है कि अगर बड़ी सप्लाई जो एक कंट्री के अंदर मेजर की जाती है M3 के अकॉर्डिंग, तो वो एग्रीगेट मॉनेटरी रिजर्व होता है। नैरो और ब्रॉड मनी में याद कर लो कैसे, पहले दो नैरो है और बाकी की दो ब्रॉड है। M1 M2 नैरो है, M3 M4 ब्रॉड है। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमारी जो फॉर्म्स ऑफ मनी है वो क्या करती है, सर्कुलेट करती है इकोनॉमी के अंदर बाय द वे ऑफ ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि इंडिया पेपर करेंसी को यूज कर रही है, तो अकॉर्डिंगली इंडियन मॉनेटरी सिस्टम जो है वो डिस्क्राइब क्या करता है, वो डिस्क्राइब किया गया है एज अ पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। बोथ मेटल कोइंस एंड जो पेपर नोट्स है वो क्या है, क्रेडिट मनी है इंडिया के अंदर। ओनली डिफरेंस क्या है कि जो क्रेडिट जो हमारे मेटल के कोइंस है वो क्या है, स्मॉल डिनोमिनेशन के, और जो पेपर करेंसी है वो लार्ज डिनोमिनेशन। सिक्के छोटे होते हैं, पेपर बड़े होते हैं, पेपर करेंसी तो पेपर करेंसी बड़ी तो बड़ी यानी लार्ज डिनोमिनेशन, और करेंसी जो कोइंस होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए उसको हमने कहा दिया स्मॉल डिनोमिनेशन। कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी बस बेटा यही कहता है कि मतलब ये कहता है कि एक ऐसी चीज जो फटाफट से कन्वर्ट हो जाए किसकी फॉर्म में, मनी या कैश की फॉर्म में। जितनी फास्टर वो कन्वर्ट हो जाएगी कैश के अंदर या मनी के अंदर, वो ज्यादा लिक्विड होएगी। अब इसमें M1 M2 से भी क्वेश्चन आ सकता है कि चेकेबल डिपॉजिट्स जो होते हैं, हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं, चेकेबल डिपॉजिट्स या डिमांड डिपॉजिट होते हैं, वो हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं। जैसे M1 जो है वो इंक्लूड करते हैं सिर्फ कंपोनेंट्स को जो कि मोस्ट लिक्विड है, तो M1 में कौन सा होता है, मोस्ट लिक्विड। और जो टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट्स है या फिक्स डिपॉजिट्स है वो क्या होती है, वो वो चेकेबल डिपॉजिट नहीं होती है। ये डिपॉजिट जो होती है लेस लिक्विड होती है देन द डिमांड डिपॉजिट, यानी कि M3 M4 जो है वो क्या है, हमारे टर्म डिपॉजिट वगैरह है। M3 M4 मेजर्स इंक्लूड सच कॉम्पोनेंट ऑफ मनी विच आर लेस लिक्विड। मैंने बता दिया अभी ये बात, तो आपको इसी थर्ड पॉइंट के अंदर ही मैंने आपको बता दी, वो फोर्थ की जगह, ठीक है ना। तो ये था हमारा कौन सा, मनी का चैप्टर। मनी का चैप्टर आई होप तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करने वाले हैं बैंकिंग का चैप्टर। अब वी आर गोइंग टू डू द बैंकिंग चैप्टर। चलिए इंसर्ट होती है इमेजेस। ओके, सो बैंकिंग का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जल्दी से देख लीजिए। आपका 12 मिनट के अंदर मैंने क्विक रिवीजन करा दी बनी चैप्टर की, और बैंकिंग की भी हम फटाफट से करेंगे क्योंकि इस पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स मैं कराने वाला हूँ और सिंपल शॉर्ट ट्रिक में कराने वाला हूँ, ठीक है। इतना बड़ा मैं नहीं लेके जाऊंगा, इस वाला मैं पढ़ाने वाला नोट्स वाला मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, क्योंकि वो आना तो है नहीं वैसे भी, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो आपको थोड़ा बहुत पता हो उससे रिलेटेड, क्या पता आपका गैस कर जाए ठीक है ना। सेंट्रल बैंक होता है अपेक्स बैंक दैट कंट्रोल एंटायर बैंकिंग सिस्टम। सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एस्टैब्लिश कब हुआ है ये, 1 अप्रैल 1935 के अंदर हुआ है। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, यानी जिस ईयर के अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ है उससे एक साल पहले जो है इसका एक्ट है। गवर्नर कौन है, श्री शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर है। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस बहुत इजी है। पहला है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, इसके पास एक्सक्लूसिव राइट है नोट्स को इशू करने का। 20वीं सेंचुरी तक इसको हम बैंक ऑफ इशू कहते थे। जो ये नोट इशू करता है उसका इसके पास क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। सेकंड पॉइंट आता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट में इसमें के 3 रोल होते हैं। कितने रोल है इसके, 3 रोल। 3 रोल में पहला रोल क्या है, पहला रोल है इसका बैंकर का। पहला रोल किस चीज का है, इसका बैंकर का। एज अ बैंकर इट मैनेजेस द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड रोल है इसका किसका, एजेंट का। एजेंट के रूप में क्या करता है, ये बाय और सेल करता है सिक्योरिटीज को ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड रोल इसका है फाइनेंशियल एडवाइजर का। फाइनेंशियल एडवाइजर में क्या होता है कि ये एडवाइस देता है। फाइनेंशियल एडवाइजर नाम से पता चल रहा है कि ये एडवाइस देता है किसको, गवर्नमेंट को देते हैं। बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को देगा, और डायरेक्टली फ्रेम भी कर देते हैं कई बार पॉलिसीज। और एक बात याद रखना, क्या है वो नोट के अंदर आपको दे रखी है इसके अंदर, इस पॉइंट के अंदर, कि जो ये हमारा बैंकर टू द गवर्नमेंट है ये क्या, यानी कि जो आरबीआई है वो क्या करता है, वो लोन देता है गवर्नमेंट को, जिसको हम क्या कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। क्वेश्चन आ सकता है कि हु रहेगा, पहले तो ये आएगा कि ये बन सकते हैं हु ग्रांट लोन टू द गवर्नमेंट, तो आरबीआई ग्रांट करता है। आरबीआई ग्रांट लोन टू द गवर्नमेंट, इट इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, तो आंसर आएगा इट मींस ग्रांटिंग द लोन टू द गवर्नमेंट बाय द आरबीआई, ठीक है। फिर आया बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। बैंकर्स बैंक में क्या कहता है कि आरबीआई का जो है वो सेम रिलेशन है कमर्शियल बैंक के साथ, जैसा कमर्शियल बैंक के साथ हमारे साथ है। मतलब जैसे आरबी यू कैन से एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एचडीएफसी है, ये सारे जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं इनका रिलेशन जैसा हमारे साथ होता है, वैसा ही आरबीआई का रिलेशन उन्हीं बैंक के साथ हमारा होता है, ठीक है। वो रिलेशन क्या होता है, वो होता है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग द लोन। पूछा जा सकता है क्या रिलेशन होता है,
ये क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज बनाता है। सुपरवाइजरी रोल का मतलब ये होता है कि ये एश्योर करता है कि जो कमर्शियल बैंक है कि वो डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है आरबीआई के रिगार्डिंग द सीआरआर और एसएलआर और नॉट। ठीक है, लेटर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहता है कि अगर एक कमर्शियल बैंक फेल हो जाता है कहीं से भी कोई भी एकोमोडेशन पाने के लिए तो वो किसके पास जाता है, वो आरबीआई के पास जाता है, सेंट्रल बैंक के पास जाता है एज अ लेटर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। क्यों जाता है, क्योंकि जो लोन होता है वो ऑफर किया जाता है एज अगेंस्ट सिक्योरिटी। अब ऑफर लोन करने से आरबीआई क्या इंश्योर करता है कि बैंकिंग सिस्टम को सेटबैक ना मिले, बैंकिंग सिस्टम डज नॉट गेट एनी सेटबैक और मनी मार्केट जो है वो रिमेन्स स्टेबल, स्टेबल रहे या कांस्टेंट रहे, जो मर्जी कह लो। फिर आता है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या था कि इसके पास कस्टडी होगी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, और ये क्या करता है, ये एक्सरसाइज करता है मैनेज फ्लोटिंग टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, गवर्नमेंट बजट के अंदर है ये टॉपिक हमारा। मैनेजिंग द फ्लोट रेट ऑफ एक्सचेंज दैट इज कॉल्ड योर मैनेजिंग फ्लोट, मतलब मैनेज फ्लोटिंग। और ये कहाँ पे किया जाता है, ये तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर किया जाता है। कौन सी मार्केट के अंदर किया जाता है, इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर किया जाता है। अच्छा, एक फॉरेक्स से, फॉरेक्स में है ये हमारा, है ना, मैनेज फ्लोटिंग का टॉपिक, या यू कैन सॉरी गवर्नमेंट बजट के अंदर है, नहीं हाँ फॉरेक्स के अंदर ही है हमारा ये, फॉरेक्स के अंदर है मैनेज फ्लोटिंग का टॉपिक। तो इंटरनेशनल मनी मार्केट ठीक है। फिक्स के अंदर होता है, फ्लेक्सिबल के अंदर होता है, ये फिक्स के अंदर होता है, फ्लेक्सिबल के अंदर होता है, जल्दी बताओ। इट इज डन इन द फ्लेक्सिबल। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है, कमर्शियल बैंक के ना अकाउंट होते हैं सेंट्रल बैंक के पास। अब क्या होता है कि अगर किसी बैंक, दो बैंक के एग्जांपल मैंने वैसे यहाँ पे लेके वैसे बता देता हूँ। क्या होता है कि बैंक, जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना उनके पास एक दूसरे बैंक के रिगार्डिंग ना चेक होते हैं। तो क्या होता है कि अगर वो सेंट्रल बैंक, जो कमर्शियल बैंक है ना, वो एक्स्ट्रा कैश होल्ड ना कर पाए ना, इसलिए जो सेंट्रल बैंक है वो डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज बना देता है इन दोनों बैंक के अगेंस्ट। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, क्या ले रखा है कि एक ए बैंक है जिसके पास बी बैंक के रिगार्डिंग चेक है 5,000 का, और बी बैंक है उसके पास 1,000 10,000 का चेक है ए बैंक के रिगार्डिंग। तो जिसके पास ज्यादा है ना, सिंपल बात याद रखो, जिसके पास ज्यादा पैसा है ना उसका अकाउंट क्रेडिट होएगा, और जिसके पास कम बैलेंस है उसका डेबिट होगा। बात क्लियर होगी। जैसे कि बी के पास 10,000 का था चेक, बेशक वो दूसरे बैंक का है, तो बी का अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा और ए का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और उसके बैलेंस होएगा। 10,000 में से 5,000 के 5,000 से वो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा। ये एनेबल करता है कि बैंक एक्स्ट्रा कैश को होल्ड ना करे और क्रेडिट क्रिएट ना करे। फिर आता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। इसमें होती है इंक्रीज और डिक्रीज करता है मनी सप्लाई को बाय रेगुलेटिंग क्रेडिट क्रिएशन। जब इन्फ्लेशन आता है तो इन्फ्लेशन यानी कि कब, इन्फ्लेशन में हमें कम करना होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई की हो जाती है रिड्यूस, और डिफ्लेशन के टाइम मनी सप्लाई इंक्रीज, ठीक है। ओके, तो एक बात याद रखना, ये इसके अंदर याद रखना, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट के अंदर, सिर्फ कंट्रोल और क्रेडिट के अंदर ये याद रखना कि इन्फ्लेशन के टाइम रिड्यूस, डिफ्लेशन के टाइम इंक्रीज। तभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में, क्योंकि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में भी आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कैसे याद करना है, ठीक है ना। मैं ये सारे के सारे रेट्स नहीं कराने वाला, सिंपल उनकी डेफिनेशन बताने वाला हूँ और एक बार एक ट्रिक बताने वाला हूँ। एक ये याद रख लो, क्वांटिटेटिव जो है वो सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर फोकस करता है, और क्वालिटेटिव जो है वो सिलेक्टेड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर फोकस करता है। एक्सक्यूज मी सर, एक बार पेन देना, वो स्क्रीन वाला हो रहा। थैंक यू बेटा, एक मिनट, बस एक मिनट। यस, हियर इज इट। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सिंपल बता देता हूँ, चलो पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जब तक मेरा पैनल ऑन हो रहा है। तो बेटा देखो, बैंक रेट क्या होता है, कैसा रेट जिसके ऊपर आरबीआई लेड करता है, लीड्स क्या, तो ये लेड करता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है। इस पे इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाला मैं आपको बताने वाला हूँ। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट इट ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन्स टू कमर्शियल बैंक एज अगेंस्ट सिक्योरिटीज विच रीपर्चेज बाय द कमर्शियल बैंक ऑन प्री डिस्क्राइब्ड रेट। क्या कहता है कि ये एक शॉर्ट पीरियड लोन होता है, एक तरह से लोन होता है जो कि शॉर्ट पीरियड लोन होता है, जो अगेंस्ट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट किया जाता है, और वो रीपर्चेज कर लेता है कौन, कमर्शियल बैंक ऑन अ प्री डिसाइडेड रेट, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल होती है या परचेज होती है, सेल या बाय या सेल और परचेज जो मर्जी कह लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। आरबीआई सेल या बाय करता है सिक्योरिटीज को। अब इसमें
सेल और सेल और बताया था मैंने, ये कौन सा फंक्शन कर रहा है इसमें। ओपन मार्केट ऑपरेशन की डेफिनेशन जो है इसके अंदर कौन सा ऑपरेशन वो कौन सा फंक्शन फॉलो हो रहा है, बताओ जल्दी। इसके अंदर फंक्शन हो रहा है कौन सा, जल्दी बताओ। पढ़ के आए हो, बैंकर टू द गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है कौन सा हो रहा है, एज एन एजेंट, एज एन एजेंट, ठीक है। हाँ जी। तो मेरा पैनल लोड हो गया, मैं आपको समझा दूंगा अभी, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। सीआरआर जो है वो क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है टोटल डिपॉजिट का कमर्शियल बैंक का विच दे मस्ट कीप एज अ कैश रिजर्व विद आरबीआई। टाइम टू टाइम वेरी करता है। क्रेडिट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला याद रख लो, वो तो मैं तुम्हें आखिरी में भी बताने वाला था, 1/CRR या 1/SLR। न्यूमेरिकल आ सकता है यहाँ से, प्लीज इसको सॉल्व करके न्यूमेरिकल इसके करके देख लेना एक बार सॉल्व, ठीक है। अगर एमसीक्यू के अंदर आते हैं तो मैं वो भी बता दूंगा, शायद से तो आएगा टेस्ट के अंदर, मैं दे रखा था वो। एसएलआर क्या होता है, एक ऐसा एवरी बैंक क्या कहता है एसएलआर की, हर एक बैंक के पास ना एक फिक्स परसेंटेज होनी चाहिए एसेट की लिक्विड फॉर्म के अंदर। और लिक्विड फॉर्म वो 3 तरह की होती है। पहली होती है कैश, दूसरी होती है गोल्ड, तीसरी होती है अनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी। ये वैरी करता है टाइम टू टाइम, फिक्स करता है ये, ठीक है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बता रहे हो, रिवर्स रेपो रेट में करता है रेट जिसके ऊपर आरबीआई एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक से, और रेपो रेट में कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है आरबीआई से, ठीक है। ये हो गया। रीपर्चेज होता है जो साइन होता है बोथ पार्टनर्स के बीच में, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में बताने वाला। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, मोर फंड्स जो है वो परचेज किए जाते हैं आरबीआई के थ्रू, और लेस फंड्स रह जाते हैं कमर्शियल बैंक के पास। सप्लाई ऑफ मनी जो है वो फॉलो हो जाती है, और इन्फ्लेशन जो है वो करेक्ट हो जाता है। क्वालिटेटिव में यही से करा होगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव के मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, उसमें क्या है उसको समझ लो। एक मिनट रुको बेटा, दिस वन एंड एक मिनट आपके लिए थोड़ा सा एक बार इधर कर देते हैं, राइट। यस बेटा, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे तो मैं लिखूंगा पहले नेम, जो हमारे फंक्शंस वगैरह है, जैसे कि चलो मैं नेम बाद में लिखूंगा, पहले एक मिनट को, ठीक है। लाइन अच्छी नहीं लगी, चलिए थोड़ी अच्छी सी लाइन लगाते हैं, सीधी सी लग गई तो लग गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा मैंने इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, यहाँ लिखा मैंने डिफ्लेशन, ठीक है। अब ये देखो, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है। और आखिरी बचा हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये देखो, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, एक मिनट रुकना पड़ेगा। सपोज बस एक मिनट रुको। हाँ जी, एक मिनट में बता रहा हूँ। हाँ चलिए, देखो बेटा, जो हमारा सीआरआर होता है, जो हमारा सीआरआर होता है, सिर्फ एक बात याद रखो, क्या, बाकी सब में सेम है वो सारी चीज, बच्चे इससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बता रहा हूँ वो देखो, जो हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन है ना बेटा, जो हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इसमें इन्फ्लेशन के टाइप पे, इन्फ्लेशन के टाइप पे मैं कह रहा हूँ, इसमें इन्फ्लेशन के टाइप पे होती है बेटा जी सेल, क्या होती है, सेल। और यहाँ पे डिफ्लेशन के टाइप पे क्या होती है, बाई, या फिर यू कैन से परचेज। ये याद हो गया। अब कह क्या रहा हूँ मैं, उसको समझना, उसको समझना तो मैं कह रहा हूँ। अब देखो, सीआरआर में मैंने अभी आपको ओपन मार्केट बता दिया, इन्फ्लेशन के टाइप पे सेल की जाती है और डिफ्लेशन के टाइप पे बाई की जाती है। सीआरआर में क्या होता है बेटा, इन्फ्लेशन के टाइप पे, सिर्फ ये याद कर लो और कुछ नहीं है। ये टॉपिक कटता है वैसे सिलेबस से, बस आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। इन्फ्लेशन के टाइप पे सीआरआर जो होता है हमारा,
वो बढ़ जाता है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और डिफ्लेशन के टाइम पे इसको हमें, ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस, ठीक है, राइज और रिड्यूस। अब भैया जी, सर आपने तो कहा सिर्फ एक चीज याद रखनी है, बस यही याद रखना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल होता है, डिफ्लेशन में बाय होता है, और दूसरी बात ये याद रखनी है कि बाकी सब के अंदर इन्फ्लेशन के टाइप पर राइज होता है, यानी कि एसएलआर में भी राइज, रेपो रेट के अंदर भी राइज, रिवर्स रेपो रेट के अंदर भी राइज, और बैंक रेट के अंदर भी। और सेम केस डिफ्लेशन के टाइम पे एसएलआर रिड्यूस, रेपो रेट रिड्यूस, रिवर्स रेपो रेट रिड्यूस, बैंक रेट रिड्यूस। तो मतलब सारी चीजें तो रिड्यूस होगी और इधर सारी चीजें राइज होगी। बस सिर्फ ओपन मार्केट ऑपरेशन में याद रख लो, ये सेल किया जाता है और ये बाय किया जाता है। दैट्स इट। यही था टॉपिक सिर्फ मेरे, जो आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही थी इसकी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना बेटा इसमें। क्लियर हो गया ये? चले आगे। अब मैं आ जाता हूँ आपके कौन से टॉपिक के ऊपर, अब मैं आ जाता हूँ आपके टॉपिक। तो फटाफट से करते हैं क्वालिटेटिव। मैंने आपको ये बता दिया ये क्या होता है हमारा। ये इट वर्क्स फॉर इंक्रीजिंग, ये वर्क करता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्लो टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट और रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो मार्जिन होता है डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ अकाउंट एंड करंट लोन ऑफ ग्रांट। 1 करोड़ है, यहाँ पे एग्जांपल देंगे, सिक्योरिटी करोड़, सिक्योरिटी अमाउंट की 1 करोड़ की थी और लोन की अमाउंट 80 लाख थी, इसके बीच का डिफरेंस है 20 लाख का, वो हमारा मार्जिन हो गया। ये रेस किया जाता है जब रेस वेट सप्लाई रिड्यूस टू रिड्यूस, जब सप्लाई रिड्यूस करते हैं इसको बढ़ा दिया जाता है, और इसको जब बड़ी सप्लाई को हमें इंक्रीज करना होता है यानी बढ़ाना होता है तो इसको कम कर दिया जाता है। हाइयर है ये किस चीज के लिए? स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में ये ज्यादा चाहिए होता है। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है? कोटास फिक्स किए जाते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन के टाइम पे बड़ी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देता है और डिफ्लेशन के टाइम विड्रॉ किया जाता है ताकि बड़ी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाए। मॉरल सुएशन में क्या होता है बेटा? इसमें कॉम्बिनेशन होता है परसुएशन और प्रेशर का। पहले प्यार से समझाया जाता है, वो अपनी जैसे माँ करती है ना अपने बेटे से प्यार, मेरा लाडला, मेरा प्यारा, मेरा दुलारा बादशाह, ऐसे ही जो है वो आरबीआई करती है, पहले तो प्यार से समझाती है कमर्शियल बैंक को। अगर वो भी काम ना करे फिर कहती है, फिर डांटते हैं, मान जा मेरी बात, नहीं बात था फिर उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। जैसे मम्मी पापा क्या लेते हैं डायरेक्ट एक्शन? थप्पड़, जूते, चप्पल, ये आती है, घर का ये है डायरेक्ट एक्शन। लेकिन आरबीआई का क्या है? डी रिकॉग्नाइज कर देना कंसर्न बैंक को, डी रिकॉग्नाइज कर देना, बंद कर देना, बंद हो जाता है बेसिकली एक तरह से वो बैंक क्या हो जाता है, एक तरह से बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, बड़ी क्रिएशन बेटा, ये प्रोसेस बहुत बड़ी है और इसको अगर आपको शॉर्ट में करना है तो इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, उसको प्लीज 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 देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेगा, बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपके यहाँ से, और एक बार देख लेना उसे। और फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, 1.5x में देखोगे इजीली स्टैंड हो जाएगा। अगर नहीं आता तो 1.2 कर लो, 1.25 कर लेना, ठीक है, उसमें भी इजीली समझ आ जाएगा। वो वीडियो भी बड़ी है तो आप 1.5 ही करो क्योंकि उसमें धीरे धीरे समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी 28 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी जो प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन की, यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट होएगा वो, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला जो है कि याद रख लो। क्रेडिट मल्टीप्लायर का मैंने बता दिया आपको, टोटल डिपॉजिट करते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट, यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है, प्लीज इसको याद करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया भैया, ठीक है। अब बचे इसके क्वेश्चंस, क्वेश्चंस हमें करने हैं। ये लीजिए क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए ले आया हूँ, इसको भी अटैच कर देते हैं फटाफट से, फिर आपका बढ़िया बैंकिंग एक 6 नंबर का जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से इसके आंसर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर देता हूँ इसी के साथ। पता है क्या करता हूँ मैं? एक पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं इसकी प्रैक्टिस की और दूसरी सॉल्यूशन की दे दूंगा। सॉल्यूशन के अंदर आपको जो है ये हाईलाइट करे हुए मिल जाएगा, जैसे पहले का आंसर मान लीजिए बी है, और एक मिनट, हाँ बी है, आंसर भी बी है वैसे, तो क्या होगा, इसको मैं हाईलाइट करके दे देता हूँ आपको, जैसे ये हाईलाइट कर दिया मैंने, ऐसे हाईलाइट करके आपको पूरा मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इस वे के अंदर जो है मैं आपको ये प्रैक्टिस वर्क दे देता हूँ, आप ये प्रैक्टिस वर्क कर लीजिएगा। और आगे के जो भी चैप्टर रहते हैं ना मैं ऐसे ही कर लेता हूँ कि मैं आपको सिर्फ चैप्टर के एक ओवरव्यू दे दूंगा और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा और नोट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी?
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय एवरीबॉडी। और आगे वाली वीडियोस आने वाली है। ये वीडियो आपके पास 5 बजे या 6 बजे तक आने वाली है। इसी के एक एक घंटे बाद बाकी चैप्टर्स की वीडियो भी आ जाएगी। बेशक 11 बजे तक आएगी, आएगी जरूर। बाय बाय एवरीबॉडी, बिकॉज वी हैव टू स्कोर मोर। ओके, और अच्छे से पेपर करना कल का। और आई थिंक सो मैं सैंपल पेपर भी डिस्कस करूं, उसका पूरा सैंपल पेपर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, बाय बाय एवरीबॉडी। पहले सिलेबस कर लेते हैं, फिर उसको कर लेंगे। बाय।